हेलो। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट क्लास में हम लोग E1 E2 E1 वर्सेस E2 इस तरह की कुछ चीजें देख रहे थे। क्वेश्चंस उसके ऊपर किस तरह से बन सकते हैं वो कुछ हमने एग्जांपल्स के तहत समझने की कोशिश करी थी। एंड फॉर टुडे वी विल स्टार्ट विथ E1 CB मैकेनिज्म। ये बीटा एलिमिनेशन का पार्ट होता है। इट इज थर्ड मैकेनिज्म स्टडी। पहली टाइप ऑफ मैकेनिज्म में आपने क्या समझा जरा बताइए। E2 मैकेनिज्म में जो आपका लीविंग था वो क्या हो रहा था? साथ साथ निकल रहा था कि आगे पीछे निकल रहा था? ये E2 मैकेनिज्म है, या आप क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका लीविंग ग्रुप है और जो H है वो दोनों कैसे निकल रहे हैं? साइमल्टेनियसली निकल रहे थे। E1 मैकेनिज्म में आपने क्या देखा था भाई? लिविंग ग्रुप पहले। पहले लिविंग ग्रुप फिर एच। हम्म। तो अगर इसको देखें, यहाँ पर हमने क्या समझा था कि पहले हमारा कौन निकल जाएगा? हमारा लिविंग ग्रुप निकलेगा, उसके बाद हमारा जो वीक बेस है वो आएगा और क्या करेगा? H+ को निकाल के लेके जाएगा। तो हमारा E2 मैकेनिज्म बनना था कि ऐसा मैकेनिज्म जहां पर लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ निकल रहे थे। सेकंड केस ऑफ सिनेरियो हमने पढ़ा जहां पर हमारा लिविंग ग्रुप पहले निकल जा रहा है, सेकंड केस में हाइड्रोजन निकल रहा है। अब इसके बाद आप खुद मुझे सोच के बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके बाद तीसरी। पहले हाइड्रोजन। हाँ जी। पहले कौन निकले? पहले हाइड्रोजन निकल जाए, फिर उसके बाद कौन निकलेगा? लिविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है। तो ये E1CB मतलब यही मतलब इसी फंडामेंटल से निकल कर आई है। तो E1 CB मैकेनिज्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली चीज जो आपको समझनी है, जैसे आपने देखा था E1 और E2 में, ये 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करता था? मॉलिक्यूलैरिटी। क्लैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर मेंशन्ड है कि ये E1 CB में अगर E1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और किस टाइप की रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। और सीबी बेटा जो रिप्रेजेंट करता है इसमें वो होता है कॉन्जुगेट बेस। तो इसका पूरा नाम निकल कर आता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं E1 CB। ठीक है। अब मैंने आपसे अभी जस्ट आपसे पूछा कि हाइड्रोजन को क्या होना चाहिए? पहले पहले निकलना चाहिए? यस सर। बताइए। अगर हाइड्रोजन को पहले निकलना चाहिए तो इस E1 CB टाइप के मैकेनिज्म में हम लोग जो बेस ले रहे होंगे वो हमारा बेस स्ट्रांग हो कि वीक हो? आप बताओ कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग बेस चाहिए, बिकॉज आपको क्या करना है? पहले हाइड्रोजन को निकालना है। तो यहाँ पर जो बेस यूज होते हैं वो होते हैं स्ट्रांग बेसिस यूज। और मोस्टली जो हम लोग स्ट्रांग बेस यूज करते हैं इवन की मैकेनिज्म, वो होता है हमारा NH2-, और कहीं कहीं यूज किया जाता है कि इसको R- को भी। मोस्टली ये दोनों ही है जो E1 CB मैकेनिज्म स्टोर होते हैं। अब आपको मैंने, अगर आपसे मैं नेक्स्ट चीज पूछूं कि आप मुझे लीविंग ग्रुप सेकंड स्टेप में निकला है, यानी पहले कौन जा रहा है? हाइड्रोजन निकल जा रहा है, दूसरे नंबर पर कौन निकल? लीविंग ग्रुप निकल रहा है। तो मुझे ये सोच के बताओ कि अच्छा होना चाहिए? अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए कि खराब लीविंग ग्रुप चाहिए? खराब। खराब लीविंग ग्रुप होना चाहिए, तब तो बाद में रिक्वायर्ड लीविंग ग्रुप। लीविंग टेंडेंसी हमने ऑर्डर भी देखा का हेलो है। तो सबसे खराब ग्रुप कौन सा होता है? सर वॉइस कट रहा है। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। आप बताइए, कुछ फर्क है? यस सर अब ठीक है। ठीक। शायद नेटवर्क का इशू रहा होगा।
अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली पहले हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके बाद कौन निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप हमारा कैसा होना चाहिए, अच्छा कि खराब? तो आपने बताया कि खराब लिविंग ग्रुप होना चाहिए। मैंने आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ हेलोजेंस के अंदर सबसे खराब लिविंग टेंडेंसी किसकी होती है? क्लोरीन। क्लोरीन की। तो यहाँ पर हम लोग जो लिविंग ग्रुप खराब वाला लेते हैं वो बेसिकली कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसको देखो जरा किस तरह से होगा। इसको हम लोग एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल से समझते हैं। CH3CH2, इसके साथ साथ जो यहाँ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वो है फ्लोरीन, ये CH3। और हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं अपना, कौन सा, NH2 माइनस। अब जरा बताना क्या होगा। ये पहले की तरह ये अल्फा कार्बन इससे जुड़ा हुआ, ये बीटा डैश, ये क्या करेगा जरा बताओ। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकालेगा। सबसे पहले हम बीटा लोग डैश। बीटा से हाइड्रोजन निकलवा लेते हैं पहले। तो जब हमने बीटा से हाइड्रोजन निकलवाया तो हमारा क्या स्पीसीज बनकर आ रहा है, CH3CH, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में नेगेटिव चार्ज, CH, नीचे फ्लोरीन, इधर CH3, यही पर्टिकुलर स्पीसीज बनेगी। और NH2H+ लेके क्या बना देगा, NH3। बोलो भाई, यही बनकर आ रहा है। यस सर। और सेकंड केस में हम लोग किससे निकाल लें, बीटा डैश से निकालते हैं। तो जब बीटा डैश से निकालेंगे तो हमें क्या स्पीसीज फॉर्म होगी जरा बताइए। CH3CH2CH, इसके पास फ्लोरीन, यहाँ पर CH2, नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया आपका NH3। क्या कुछ इसी तरह की स्पीसीज फॉर्म हो रही हैं? और ये स्पीसीज हैं क्या बेसिकली, इनका नाम क्या होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। कार्बन कार्बन आयन। एनाइन। तो बेसिकली यहाँ जो फॉर्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट्स। ये भी एक कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट है और एक ये भी कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट है। अब जीओसी में आप ये पढ़ चुके हैं कि इनकी स्टेबिलिटी किस में ज्यादा निकल कर आएगी, मतलब दोनों में से अगर एक कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट 1 बोलते हैं इसको, सेकंड कार्बन एनाइन वाले में। इंटरमीडिएट 2 बोले, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड सेकंड वाला। वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। रीजन, रीजन सिंपल प्लस सा आई है कि ये कम है जो उसमें। CH3 है वो इस कार्बन पे क्या लगा रहा होगा, थ्रू प्लस आई इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टाइप का हो या नेगेटिव टाइप का हो, दोनों ही खराब रहता है। तो आपका कोई ऐसा ग्रुप होता जो इसके चार्ज को ले लेता और इसके चार्ज को कम करता, नेगेटिव चार्ज को। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, प्लस आई लगाने वाला ग्रुप है जो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण आपकी स्टेबिलिटी क्या निकल कर आ रही है, सेकंड वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा निकल कर आ रही है किससे, फर्स्ट वाले से। तो कार्बन एनाइन 2 की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा निकल कर आई है किससे, कार्बन एनाइन 1 से। और ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है इसमें। अब इसमें एक थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें और भी हैं कि जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज अपने में से H+, मतलब अगर इसमें से H+ रिलीज हो जा रहा है तो ये कैसा बिहेवियर शो कर रही है, एक एसिड का या बेस का। मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज अगर H+ दे सकती है तो वो एक एसिड है या बेस है। बेस। हाँ जी, एसिड। एसिड। एसिड है। एसिड। तो तो इसका जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है आपको वो एसिडिक बिहेवियर दिखाई दे रहा है। और NH2 यहाँ पर जो बिहेव कर रहा है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में से अगर H+ निकाल देते हैं तो उसका क्या बनता है भाई, कॉन्जुगेट बेस बनता है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है। और कॉन्जुगेट बेस बेसिकली क्या है, दे आर बेसिकली द कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट्स। जो आपने कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट 1 एंड कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट 2 लिए हैं, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर कॉन्जुगेटेड बेसिस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी तरह का कि आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बीटा या बीटा डैश से क्या निकाल सकता है, H+ निकाल सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्पीसीज में यहाँ पर फ्लोरीन छोड़कर नहीं जाएगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो आपको जो इंटरमीडिएट स्पीसीज देखने को मिल रही है उसके अंदर कैसा नेचर आ रहा है,
कार्बन एनाइनिक नेचर आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि या तो आप एक काम करिए कि इससे भी क्या कराइए, जैसे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इधर भेजो और यहाँ से फ्लोरीन को बाहर निकालो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इधर भेजो और यहाँ से फ्लोरीन को बाहर निकालो। तो दोनों ही केसेस में आप प्रोडक्ट बना के देखो, तो दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट बनाओ अपनी कॉपी पे, क्या बनकर आ रहे हैं बताओ फिर। अगर बीटा वाले प्रोडक्ट की बात करें तो बीटा वाला प्रोडक्ट हमारा क्या बनकर आएगा, CH3, हाँ, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। और बीटा डैश वाला प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा हमारा, सॉफ्टमैन। CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। और ये बना कैसे कि ये वाला बॉन्ड आपका इधर आया और फ्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चला गया। और ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना कि ये इधर शिफ्ट हुए और फ्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप छोड़कर चला गया। तो आप मुझे ये बताइए कि बीटा से बनने वाला प्रोडक्ट और बीटा डैश से बनने वाला प्रोडक्ट दोनों में कौन ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इनमें से। बीटा डैश। बीटा डैश से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी ये वाले प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारा प्रोडक्ट कैसा निकल कर आ रहा है, ये एक मेजर प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। रीजन क्या है इसके मेजर प्रोडक्ट होने का, इसका रीजन है बेटा स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किसकी, कार्बन किसकी, आयन। कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी, या फिर बात करें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने क्या बात करी यहाँ पर कि ये जो हमारी पर्टिकुलर स्पीसीज है ये फॉरवर्ड में उतना ही ज्यादा जाएगी जितना बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। तो बनने वाला जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है हमारा, वो दोनों कंडीशन में किस में ज्यादा स्टेबल है, वो सेकंड वाले केस में ज्यादा स्टेबल बनना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है उसका पाथ क्या रहेगा, वो बीटा डैश से ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बीटा। ठीक है, तो बीटा डैश से ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बीटा, तो प्रोडक्ट जो बीटा डैश से बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और आपको पता है जहां पर लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टमैन। हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। और जहां पर हमारे क्या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट जेप प्रोडक्ट बोलते हैं। सर्जर प्रोडक्ट। हाँ जी, तो ये वो पर्टिकुलर केस था इवन सीबी मैकेनिज्म के अंदर जहां पर आप देख रहे हैं कि सेट जेप प्रोडक्ट क्या निकल कर आ रहा है, माइनर प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये आप अब देखो जरा, इसका नाम पढ़ने की कोशिश करो, इसका नाम क्या था, यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस, यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। अब ये बताइए ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप की रिएक्शन है कि दो स्टेप की रिएक्शन है, दो। दो दो। स्टेप की रिएक्शन दो है, स्टेप। बिल्कुल सही जवाब। और ये बताइए कि इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, कार्बन एनाइन है। यस। यस सर। यस। अब ये जो दो स्टेप हुए इन दोनों स्टेप में फास्ट स्टेप कौन सा होगा और स्लो स्टेप कौन सा होगा, जरा ये बताओ। एसिड बेस वाला सेकंड फास्ट। वन। एसिड बेस हमेशा क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेप लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप, ये कैसा स्टेप है, कैसा स्टेप है भाई, फास्ट स्टेप दो। है। फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप। और जो सेकंड वाला स्टेप है, यानी कि ये जो कार्बन एनाइन आपका लिविंग ग्रुप निकाल रहा है, ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है। डे समझे, तो हमारा सेकंड स्टेप इस रिएक्शन का कैसा है, स्लो स्टेप है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप है, रीजन इज एसिड बेस दोनों में रिएक्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप लीव करके जा रहा है, इसलिए वो हमारा कैसा स्टेप निकल कर आ रहा है, स्लो स्टेप निकल कर आ रहा है। तो अगर वही स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, वही सेकंड सेकंड वाला। वाला ही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। और रेट सेकंड डिटरमाइनिंग ऑर्डर। स्टेप में आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ कौन इन्वॉल्व हो रहा है, क्या ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वही इन्वॉल्व हो रही है सिर्फ और सिर्फ, या इसके अलावा और कोई भी है, यानी इसका इधर आना और फ्लोरीन का निकल जाना यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यस यस। तो हम बात कर रहे हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, वो भी कौन सी है, कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर मुझे इसकी रेट लॉ लिखनी हो
तो मेरी इसकी रेट लॉ क्या होगी जरा बताना। रेट इज इक्वल टू के टाइम कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ही होगा कि नहीं। मैंने क्या क्या बातें बोली। ये एक टू स्टेप मैकेनिज्म है जैसे मैं आपको पता है। सेकंड मैंने आपको क्या बोला, इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बन एनाइन बनता है। थर्ड मैंने आपको क्या बोला कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज है जो इंटरेक्ट कर रही है। तो अगर एक ही स्पीसीज है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी जरा बताना। आरडीएस के अंदर एक ही अगर स्पीसीज हो तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है। 1 कितनी होगी भाई, 1 वन ही होगी ना, 1 होगा। क्योंकि कितने स्पीसीज हैं, ओनली वन स्पीसीज है। और वो कौन सा स्पीसीज है जो आरडीएस में इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है। तो अगर मुझे इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना हो तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये रहने वाला है, इसमें किसी को कोई दिक्कत यस सर। तो बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, यही रहेगा ना। नो। लेकिन आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट स्पीसीज नहीं आ सकता, और इस इंटरमीडिएट स्पीसीज को आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में से हटाना पड़ेगा। और हटाने का तरीका आप लोग जानते हैं। ये वो वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, ओजोन वाला जो होता था, जिसमें आप लोग क्या डिफाइन करते थे, यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते थे। तो इस रिएक्शन का आपको यस क्या सर। लिखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। कौन सी वाली इक्वेशन का, फर्स्ट रिएक्शन जो कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या यही रहने वाला है। यस सर। यस सर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में मेरे पास कौन था, प्रोडक्ट में था मेरे पास कॉन्जुगेट बेस। रिएक्टेंट में मेरे पास कौन कौन थे, स्ट्रॉन्ग बेस ही तो निकाला था H प्लस, किस में से, सबस्ट्रेट में से। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब आपकी ये इक्वेशन आप इसको 1 मान लो, इस इक्वेशन को आप 2 मान लो, और क्या कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2। पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या निकालने के लिए, रेट लॉ का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या यही देखने को मिल रहा है। और k इंटू के इक्विलिब्रियम को आप क्या कह सकते हो, इसको आप एक नया कांस्टेंट बना दीजिए। तो रेट इज इक्वल्स टू सम k डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये आपका एक्सप्रेशन निकल आया किसका, रेट लॉ का। अब इसमें जो देखने वाली बात है कि इसका कोफिशिएंट कितने हैं, 1 और 1 है। तो जरा इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन से मुझे ये बताओ, इसका ऑर्डर कितना निकल कर आ रहा है। 2। ये सेम 2 क्वेश्चन आपके पैकेज में 3-4 जगह दे रखा था, केमिकल काइनेटिक्स जब आपने पढ़ी होगी, जिसका आंसर 1.5 आता था। तो 1 + 1 2। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, जो कैसे फॉलो, मतलब अगर हम इसके समराइज करने की कोशिश करें, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं इसमें, क्या क्या चीजें देख ली हमने भाई, कि इट इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। यूनिमोलिकुलर का मतलब कि आरडीएस के अंदर एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहा है, और वो कौन सा स्पीसीज है, कॉन्जुगेट बेस है। यानी बात करें कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट है जिसके द्वारा ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ठीक है। एलिमिनेशन है, कौन सा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन है। कैसे होगा, पहले आपको H प्लस निकालना है, यानी इसके लिए आपको कैसा बेस लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। और बाद में आपको क्या निकालना है, लीविंग ग्रुप निकालना है। तो लीविंग ग्रुप कैसा लेना पड़ेगा, खराब लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर E1 CV का मैकेनिज्म समझ रहे थे, बीटा बीटा डैश से दो जगह से हो सकता था।
तो हमने समझा कि बीटा डैश से होगा। रीजन इज कि जो सेकंड केस में बनने वाला कार्बन एनाइन है, यानी उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो देयरफॉर रिएक्शन उस डायरेक्शन में ज्यादा फेवर करेगी। देयरफॉर जो आपका प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनकर आ रहा है। ये कितने स्टेप में रिएक्शन हुई है? 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है। इसके अंदर इंटरमीडिएट कौन बना है? इसके अंदर कार्बन एनाइन इंटरमीडिएट बना है। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है। और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। अब जरा तीनों रिएक्शन को याद करने की कोशिश करो। E2 के अंदर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आती थी 2 और ऑर्डर कितना आता था? 2 2 E1 के अंदर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आती थी 1 1 और ऑर्डर कितना आता था? 1 और E1 CV के 1 अंदर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही है 1 और ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको याद है तो ये बताइए इसके अंदर जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे वो कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए? कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो जरा इसके कौन कौन आपने रिएक्टेंट सबस्ट्रेट लिए हैं। जो आपने रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स लिए हैं उनको अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं? इस फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज है। बोलो, है कि यस नहीं सर। भाई? तो हम एक बात तो Yes, sir. कंफर्म है कि कैसा सॉल्वेंट लेंगे, पोलर सॉल्वेंट लेंगे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे? लाइक डिसॉल्व लाइक के रूल से पोलर पोलर सॉल्वेंट लेंगे। Polar पोलर solvent. सॉल्वेंट में हाँ बिल्कुल, पोलर सॉल्वेंट में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे? पोलर पोलर प्रोटिक प्रोटीन। सॉल्वेंट क्या कर देगा? सराउंड कर देगा, सराउंड करने के बाद स्टेबिलिटी को घटा देगा। इसलिए हम लोग यहाँ जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें ये बताइए कि जो बेस का कंसंट्रेशन है वो कैसा लेना चाहिए मुझे रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए? ये जो बेस है इसका कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा तो इसका रेट क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा. ना? तो बड़ा बताओ जरा कि हाई कंसंट्रेशन फेवर करेगा E1CB को, किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये स्पीसी ये बताओ, ये भी हम लिख लेते हैं। तो ये सारी कहानी थी किसके बारे में? E1CB के बारे में। ये बहुत छोटी सी है, बस इसमें आपको ये याद रखना है मोस्टली NH2 के केस में होने होती है। और इसके अंदर जो लिविंग ग्रुप होगा वो फ्लोरीन जैसा कोई पुअर लिविंग ग्रुप होगा। बस इतना ही है इसमें। और हॉफमैन जो बनकर आता है वो कैसा प्रोडक्ट बनकर आता है? मेजर प्रोडक्ट बनकर आता है। और सेटजेफ आपका क्या रहता है? माइनर प्रोडक्ट रहता है। ठीक है। तो ये थी सर बात एक हमारी। डाउट था। हाँ पूछो पूछो फटाफट से। सर वो हम लोग को जब कोचिंग में भी अल्काइल हैलाइड पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें जब इवन सी भी पढ़ा रहे थे तो फिर उसमें जो एसिड बेस वाला प्रोसेस था उसको स्लो मान लिए थे और इसके बाद वाला को फास्ट मान लिए। आप खुद ही सोच के आओ, ऐसा हो सकता है क्या कभी एसिड बेस रिएक्शन स्लो हो? नो सर, मैंने उनको बोला कि सर ऐसा कैसे होगा, तो उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट लोग एक रूम में बैठ के अपने से बोल दी। ना। अब ऐसे तो अगर जो लॉजिकल बात है उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब इस पे अब ये वाहियात बात पे क्या बोलूंगा आपको? अगर इसके अंदर कोई अगर उन्होंने लॉजिक दिया है तो उस पर तो डिस्कशन हो सकता है। अब लेकिन अब कोई बोले कि हमने कमरा बंद करके कुछ बोल दिया है तो उस पर क्या बोले? कोई भी एसिड बेस रिएक्शन हमेशा तेज होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लिविंग ग्रुप है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, यानी इसकी निकलने की टेंडेंसी तो पुअर से समझ में आ रही है कि ये धीरे धीरे निकलेगा, यानी कि इसका निकलना ये चाहता ही नहीं है, लेकिन इसको आप जबरदस्ती निकाल रहे हो। तो ये प्रोसेस सेकंड वाला जो स्टेप है ये कैसा रहेगा? स्लो रहेगा। यस तो सर। फर्स्ट स्टेप। और सारी चीजें आपकी तभी ही क्या होंगी? प्रूफ भी हो पाएंगी। कि अगर आप सोचो कि अगर आप फर्स्ट स्टेप को क्या मान लो, आप खुद ही मुझे सोच के बताओ, आपने फर्स्ट स्टेप को क्या मान लिया? स्लो स्टेप मान लिया। और अगर आपने फर्स्ट स्टेप को स्लो स्टेप मान लिया तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करेंगे वो कितने होंगे? 2। दो। तो इसका कभी भी नाम E1CB हो पाएगा? नो सर। बस यही है और क्या। Clarity change हो ये बात। रहा है. एक तरफ आप यूनिमॉलिक्यूलर भी कह रहे हैं, ऊपर से आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। खैर वो सर कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे तो सर एक सर वो जो है। बोले थे कि हाँ कार्बन आयन अनस्टेबल होता है, इसीलिए
उसके तरफ कम बढ़ेगा रिएक्शन। अगर कार्बन एनाइन अनस्टेबल होता है उसकी तरफ रिएक्शन कम बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन तो यहीं रुक जाना चाहिए था इस हिसाब से कि रिएक्टेंट में ही रुक जाता, लेकिन हाँ प्रोडक्ट तो सर, वो फॉर्मेशन हो डाउट रहा है आया ना। था उस टाइम। हम्म। अगर इस तरह की कोई बात अगर कोई कहता है तो उसका मतलब तो यह है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी नहीं, यानी फिर अगर हमें तो सिर्फ और सिर्फ फिर इतना लिखना चाहिए था कि नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फिर हम इतनी कहानी लिख ही क्यों रहे हैं। और इंटरमीडिएट जब आप बोल दिए ना तो उसका मतलब यही है कि वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। आपको जीओसी में पढ़ाया गया होगा कि वो 10⁵ सेकंड से ज्यादा सस्टेन करेगा, तभी वो इंटरमीडिएट है, उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोल रहे हैं। दोनों को पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ से भी बताया जा सकता है। किस तरह से कि ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का कर्व हम ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये जो एनर्जी वेल आ रहा है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, इंटरमीडिएट स्पीसीज को। तो उसका सस्टेनेबिलिटी तो आप इसी से बता सकते हो कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये रिएक्शन यहाँ पर रुकी होगी। ट्रांजिशन स्टेट में तो तुरंत नीचे चली गई है। ये दोनों जो पीक्स हैं ये डिफाइन कर रही है किसको, ट्रांजिशन स्टेट को, और ये जो एनर्जी वेल आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटरमीडिएट को। बाकी मुझे इतना आता है, बाकी सर को जो पता कुछ एक्स्ट्रा आता होगा तो मैं जानता नहीं। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। सर ये एक बार सॉल्वेंट वापस कैसे एक्सप्लेन डिसाइड कर किया दीजिए जाता ना है कि बता दीजिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चाहिए होता है। चलो सुनो फिर से, इसका मतलब तुम पिछले वाला पढ़ के नहीं आए हो। इस वाले में हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ सॉल्वेंट की एनालिसिस करे थे, पहली चीज तो हमने पोलर ही क्यों लिया था ये बताओ। हाँ जी, यस सर। पोलर क्यों लिया था। इसके मैंने दो एक्सप्लेनेशन दिए थे, ये देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला एक्सप्लेनेशन ये था कि अगर आप बेस ले रहे हैं और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो उसके पास H+ होगा, तो कुल मिलाकर वो क्या कर देगा, बेस की कंसंट्रेशन को घटा देगा, जिससे आपका रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पहला रीजन तो ये है कि आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ना लेके क्या यूज करें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें। एंड सेकेंड रीजन इज कि आपके जो स्पीसीज थे उन पर कैसा चार्ज आ रहा है, यहाँ पर एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और सेकंड वाले में कार्बन एनाइन फॉर्म हो रहा है, और ये इनका भी पोलर नेचर है। तो ये क्या करेगा, दोनों को जाके सराउंड करेगा, जैसे यहाँ पर सराउंड कर रहा था, लेकिन किसको ज्यादा सराउंड करेगा, रिएक्टिंग स्पीसीज को ज्यादा जाके सराउंड करेगा। उसके कारण वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा घटेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये आ रहा है निकल के कि ओवरऑल जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर ले लेंगे तो वो किसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ा देगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट। तो हमें किसको यूज करना चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करना चाहिए। वही ओके सर। लास्ट क्लास वाली सारी कहानी है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद फोर्थ आती है EI मैकेनिज्म। अब ये EI मैकेनिज्म क्या होती है, ये EI मैकेनिज्म बेटा होती है, इसमें I का मतलब है इंट्रामोलिकुलर। अभी तक जो आप सारी रिएक्शन पढ़ रहे थे कौन कौन सी, E1 E2 E1CB, ये सब कैसे एलिमिनेशन थे, इंट्रामोलिकुलर की इंटरमोलिकुलर, इंटर इंटरमॉलिक्यूलर। बिल्कुल इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर थे। क्यों, क्योंकि सबके अंदर क्या हो रहा था, दो स्पीसीज इन्वॉल्व थे, यानी कि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा था, इसलिए दो स्पीसीज इन्वॉल्व हैं अलग अलग, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। वहीं अब जब हम बात करते हैं EI मैकेनिज्म की, तो ये एलिमिनेशन किस टाइप का एलिमिनेशन है, दिस एलिमिनेशन इज अ टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। अब इंट्रामोलिकुलर अगर ये एलिमिनेशन है तो आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी इसमें सबस्ट्रेट के अलावा, नो सर। नहीं होगी। तो जो दूसरा सब्सटेंस हम डालते हैं वो क्या डालते हैं, बेस डालते हैं ना बेसिकली। यस सर। यस सर। तो इसके अंदर हमें कोई भी एक्सटर्नल बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है, यानी कि ये पूरी की पूरी रिएक्शन कैसे होगी, सिंगल स्टेप में होगी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
वो एग्जाम्पल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको, उन एग्जाम्पल्स को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की एग्जाम्पल समझ लो, या फिर उसको समझो कि ईआई का एग्जाम्पल है, यानी ईआई मैकेनिज्म के थ्रू वो प्रोसीड हो रहा है। तो पहली चीज जो इसमें आपको पढ़नी है वो है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ये पायरोलिसिस टाइप की चीज आपने एल्केन में भी पढ़ी होगी शायद, पढ़े थे? Yes, sir. यस सर। यस। ब्रेक डाउन करने को ही पायरोलिसिस बोलते हैं बेसिकली। तो समझते हैं कि क्या है इसमें। ये मॉलिक्यूल दे रखा है, एक ईस्टर है, इसको आप क्या कर दें, हीट कर दें। तो इसके अंदर क्या होगा ये हमें समझना है। जरा बताइए क्या होगा, कुछ आइडिया लग रहा है? इस मॉलिक्यूल पे यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये मॉलिक्यूल आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर। बीटा वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और फिर वो पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, एल्कीन बन। बिल्कुल सही जवाब। इसने क्या बोला कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसको H प्लस की तरह निकालने की कोशिश करेगा। जब ये इस तरह का कोई काम करेगा तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे ये किस में कन्वर्ट होंगे, साइमल्टेनियसली पाई में कन्वर्ट होंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट होंगे किसमें, मतलब उसको नलीफाई करेंगे बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसको। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो ग्रुप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेना स्टार्ट होगा और ये ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको एक साथ बता दी, तो हम ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करके समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है। ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर सपोज करो कार्बन है, ये वाला पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है इसी वक्त। ये ऑक्सीजन किसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ। यानी कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ये टूट रहा होगा और ये इसके साथ जुड़ रहा होगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? इससे जुड़ा हुआ CH3 है। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा वाला, ऑक्सीजन और कार्बन वाला, इसके अंदर कैसा करेक्टर आएगा बताइए? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। और ये जो है बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन वाला, ये उस वक्त क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। तो जरा देख के बताओ ये कितने मेंबर रिंग बन रही है। 6 member. 6 मेंबर रिंग। 1 2 6 member. 3 4 5 6। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, और ट्रांजिशन स्टेट मुझे क्या डिपिक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि भाई ये जो मेरा ऑक्सीजन है इस पर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज उस वक्त बनना होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इस पे कैसा आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव। कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। और जो हमें ट्रांजिशन स्टेट बनकर आ रही है वो बेसिकली कैसी है, वो ट्रांजिशन स्टेट एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर रही है। अब जरा इसको फिर से समझ लेते हैं हम क्या हुआ, कि ये वाले जो हमारे ऑक्सीजन था इसके जो लोन पेयर्स थे वो क्या करे, वो इंटरेक्ट करे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करे। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ने पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ऑक्सीजन को दे दिए। साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना स्टार्ट हो गया। कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। और फाइनली क्या होगा भाई, फाइनली ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको एल्कीन बचेगा, और बाकी सब क्या हुआ, निकल गया। कौन निकल गया, जरा देखो। ये जो है इस हाइड्रोजन को लेके पूरा ग्रुप बाहर निकल गया है, ये वाला। क्या बचा, कार्बन डबल बॉन्ड O, OH, और इधर आपका CH3।
यानी कुल मिला के CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या हुआ, एज अ बाई प्रोडक्ट निकला। समझे कि नहीं समझे क्या हो रहा है यहाँ पर? एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका एल्कीन एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल ये है भाई, ये बताइए, ये जो आपका कौन, ये वाला जो बॉन्ड है और ये जो हाइड्रोजन है, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, क्या इनका सेम प्लेन में होना जरूरी है, या फिर ये आगे पीछे होंगे तब भी ये 6 मेंबर रिंग एग्जिस्ट कर जाएगी? सेम प्लेन में सेम जो प्लेन में। सेम प्लेन में होना जरूरी है, बिकॉज सिक्स सेम मेंबर प्लेन रिंग होना प्लेनर चाहिए। रिंग होती है। तो हमारा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो दोनों कैसे हो, सेम प्लेन में हो। समझे बेटा? तो ये इसका हुक है। मतलब अगर बात करें, अगर पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में जो एक ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, कि मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं, यस सर। इसको हीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बताइए क्या बनेगा? सर साइक्लोहेक्सीन। बिल्कुल। ये पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट यस। मिलेगा, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप नोट बना के इस पॉइंट को लिखिएगा कि जो आपका हाइड्रोजन है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, अगर हम इस ग्रुप को रेफरेंस माने, कौन से वाले को, इस वाले को, तो ये हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, बिलो द प्लेन कि आउटसाइड द प्लेन? आउटसाइड द साइड। आउटसाइड द प्लेन। तो ये जो आउटसाइड। एलिमिनेशन है बेसिकली किस टाइप का एलिमिनेशन है, सिन एलिमिनेशन की एंटी एलिमिनेशन? एन ये एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन है। तो pyrolysis of ester is an example of sin elimination. तो चाहो तो नोट बना के इस पॉइंट को लिख लेना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे रहने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए 6 मेंबर फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट करो। इसकी जरा पायरोलिसिस कराओ, बताओ। ये आपका अल्फा हो गया,
ये बीटा हो गया, ये बीटा डैश हो गया। बताओ भाई क्या बनेगा? 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो इनमें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा कैसे पता चलेगा? 1 वाला 2 मेजर ब्यूटीन होगा। मेजर होगा। रीजन? क्या रीजन है? देखो क्या रीजन है समझो। आपने बीटा वाले पे कराते हैं, ठीक है। बीटा वाले से क्या होगा जरा देखो। अगर तो बीटा वाले स्टेरिक कोई हिंज। कंसेप्ट, ना 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 ना, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा? निकल रहा होगा। और ये हाइड्रोजन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा भाई बताओ फटाफट से? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पर कैसा कैरेक्टर आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ कार्बन इससे जुड़ा हुआ CH3। ये ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ ये बॉन्ड। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कुछ इसी तरह का आ रहा है भाई। आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो ऐसे ही बनेगी कि नहीं बनेगी? इसमें क्या क्या हुआ है कि ये वाले जो ऑक्सीजन है वो क्या करा, जाके इंटरेक्ट करा किसके साथ? ये वाला ऑक्सीजन गया और इंटरेक्ट करा किसके साथ? इसके हाइड्रोजन के साथ। इसके हाइड्रोजन के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो इसको निकालने की कोशिश करेगा। जब निकालेगा तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा। कुछ इसी तरह का सेम कहानी हम लोगों ने देखा था, जरा देखो यहाँ पर। तो बेसिकली एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है। सर यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो टूट रहा होगा ना? हम्म। तो उसमें ये वाला पार्शियल बॉन्ड कह रहे हो नहीं ना? थी। ये वाला कह रहे हो ना? यस सर। हाँ वो एक सेकंड। ये वाला ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, अगर आप इसको रेफरेंस बना के देखें तो इस ट्रांजिशन स्टेट का नेचर कैसा है? एल्कीन। एल्कीन टाइप स्ट्रक्चर है। तो इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? अल्फा हाइड्रोजन। तो अब क्राउडिंग व्राउडिंग नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो एक एल्कीन टाइप ट्रांजिशन स्टेट है। और एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती है। तो हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जहां पर हमारे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे रहेंगे? ज्यादा। ज्यादा रहेंगे। तो ज्यादा। प्रोडक्ट हमारा मेजर क्या बनेगा? CH3 2 ब्यूटीन। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। समझ गए? ये प्रोडक्ट कैसा बनना है? मेजर प्रोडक्ट बनना है। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? CH3 COOH। ठीक है भाई। इसमें बस एक ही बात याद रखनी यस है सर। कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या रहने चाहिए? सेम प्लेन में रहने चाहिए। और दूसरी चीज याद रखनी है कि ये एलिमिनेशन कैसा है? सिन एलिमिनेशन है कि एंटी एलिमिनेशन है? तो ये सिन एलिमिनेशन है। सेम साइड से होंगी चीजें। इसके बाद EI मैकेनिज्म का हम लोग जो सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, वो है हमारा कोप एलिमिनेशन। अब ये कोप एलिमिनेशन पहले पढ़े हैं कभी? यस। क्या होता था इसमें बताइए? यस। क्या होता है कोप एलिमिनेशन? पढ़े हो तो बताओ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर आपको कौन दे रखी होंगी? एन ऑक्साइड्स दे रखी होंगी। अच्छा, बेसिक केमिकल बॉन्डिंग को याद करें तो अगर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो उसके ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तभी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना पाएगा। यस सर। और मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो कुल चार मिलाकर बॉन्ड। ये क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, कौन से वाले? ये वाले जो लोन पेयर्स हैं ये कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएंगे इसके साथ। यस सर। कह सकते हैं कि नहीं? सर। ठीक। तो इस टाइप के यस सर। मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हैं एन ऑक्साइड्स। और जब आप इन एन ऑक्साइड्स को क्या करते हैं? हीट करते हैं तो आपको एल्कीन की प्राप्ति होती है।
along with some बाई प्रोडक्ट, और आपका बाई प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये ऐसा कैसे हुआ बताइए? कैसे हुआ होगा बताओ? कुछ आइडिया आ रहा है? इस नाइट्रोजन से लगा हुआ ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन, ये आपका कैसा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं ये रिजोनेंस में जब नहीं जा सकते तो ये क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोजन से क्या निकालने की कोशिश करेंगे? हाइड्रोजन H हाँ, प्लस। यहाँ से अगर ये निकालेंगे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज से आना चाहिए, और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ आगे की तरफ फॉरवर्ड जाएगा, और फाइनली ये वाला जो आपका ग्रुप है ये क्या होगा, एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट देखो यही बनकर आ रहा है, ये CH3 लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2 जो किसके बीच में आया है, इनके बीच में, और ये एज अ लीविंग ग्रुप आपको क्या करके चला गया, लीव करके चला गया। और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो भी देखो जरा, N के पास 2 CH3 इसने लीव करा, और ऑक्सीजन के साथ कौन आके अटैच हो गया, H। तो इस तरह से आपकी क्या बन रही है, एल्कीन फॉर्मेशन हो रही है। अब जरा ये बताओ कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें मतलब एंटी एलिमिनेशन हो जाए, यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस साइड NO का बॉन्ड होगा, मतलब ये बताना जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, जिस साइड NO का बॉन्ड होगा उधर की साइड से ही H भी निकलेगा। यस क्या सर। कभी ऐसा होगा NO नीचे है H ऊपर है, ये ऊपर से जाके इसको निकाल के बाहर चला जाए? नो सर। तो कोप एलिमिनेशन में आपको कुछ याद रखना है, वो ये है कि ये कैसा होता है, एक सिन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। और साथ में आपको क्या याद रखना है कि इसमें N पॉजिटिव O माइनस, और साथ में कौन, हाइड्रोजन, ये कैसे रहने चाहिए, ये दोनों के दोनों कैसे हो भाई, सेम साइड हो। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। तो जरा देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या बनेगा जरा बताना, अगर इसको हीट कर दिया तो? पहली चीज तो ये कंफर्म है, मतलब ये क्लियर है, ये मैंने कैसे लिखा, अगर नाइट्रोजन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एक आउटसाइड द प्लेन एक इनसाइड द प्लेन, तो दो कैसे Yes, रहेंगे, उसी प्लेन में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपने लिखा है ये hydrogen. कैसा एलिमिनेशन है, सिन एलिमिनेशन है। सेम। कुल मिलाकर सेन एलिमेंट। आपने ये भी समझा है कि जो आपका NO होना चाहिए और साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, कैसे रहने चाहिए, सेम साइड रहने चाहिए। तो इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है, अगर आप इसको अल्फा कार्बन बोलो, तो ये दोनों कार्बन जो इसके पड़ोस वाले हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो किसी से भी हाइड्रोजन निकलवा देते हैं। जी क्यों सर। भाई? तो एक हाइड्रोजन कैसी रहेगी, बिलो द प्लेन, और दूसरी हाइड्रोजन कैसी रहेगी, आउटसाइड द प्लेन। अब कौन सी वाली हाइड्रोजन निकलेगी इसमें से, बिलो द प्लेन बिलो की द आउटसाइड प्लेन। द, बिलो बिलो द द प्लेन प्लेन। वाली हाँ, बिलो द प्लेन वाली हाइड्रोजन इसमें से निकलेगी, और ये किस में कन्वर्ट होगा फिर, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये लीव करके चला जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, तो अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा बेसिकली आप स्टार्ट कहाँ से किए थे इसको, आप प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से स्टार्ट किए थे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में सबसे पहले आपने देखा था कि एल्कीन की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो H2PDBSO4 लिंडलार्स रीजेंट से आपने कराई, तो उसमें कैसे बनने थे, दोनों सेम साइड। ट्रांस बनाने के लिए आपने क्या लिया, Na लिक्विड अमोनिया लिया। फिर आपने बर्च रिडक्शन देखा, बर्च रिडक्शन के बाद एल्कीन की प्रिपरेशन आगे पढ़ने के लिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स आपको पता होनी चाहिए थी ये बेसिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी। क्या बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, उसमें किस तरह टाइप के एलिमिनेशन हो सकते हैं, उनका बेसिक क्या है। तो E2 E1 E1 CB EI, ये सारी मैकेनिज्म आपने देखी। तो अब हम अपना
टॉपिक वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। क्या हमारा हेडिंग था भाई? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। और पहली प्रिपरेशन हम देख चुके थे। किससे पहली प्रिपरेशन करी थी हमने? एल्काइन से करी थी। और सेकंड हम लोग किससे देख रहे हैं अब? एल्काइल हैलाइड से देखते हैं कि कैसे हम लोग अपनी एल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी मैकेनिज्म देखे उसमें क्या हो रहा है जरा बताओ। एक लीविंग ग्रुप निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है, बेस हाइड्रोजन को निकाल लेता है। बताओ, दो आइटम निकल रहे हैं, इस बात में किसी को कोई शक है? नहीं सर। तो इसी को ही हम लोग, जो पूरी मैकेनिज्म होती है, इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी कि बेटा हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे? हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों को ही निकाल रहे होंगे। ये सारी की सारी मैकेनिज्म किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर आती है। अब हम लौट कर अपने कोर पर आ जाते हैं कि हमें क्या करना है। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन की प्रिपरेशन करनी है। और सब कुछ आप सीख चुके हैं, बस मैं यहाँ पर लिखूंगा और आप मुझे प्रोडक्ट बताएंगे। ये मेरा एल्काइल हैलाइड है। मैंने सपोज करो रीजेंट यूज किया C2H5ONA विद सॉल्वेंट C2H5OH, और मैंने इसमें दे दी हीट। तो बताओ भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कौन सा मैकेनिज्म होगा? क्या कंडीशंस हैं? सब आपके सामने है। सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये कैसा सबस्ट्रेट है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किस तरह का सबस्ट्रेट है? बताओ फटाफट से। 1 डिग्री। 1 1 डिग्री। 1 डिग्री सबस्ट्रेट है। 1 डिग्री सबस्ट्रेट में स्ट्रॉन्ग बेस अगर लिया जाएगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कराएगा? E1 या E2? E2। तो इसमें जो E2। बेस काम में आ रहा होगा वो कौन आ रहा होगा भाई? C2H5O माइनस काम दिखाएगा। और मैकेनिज्म किसके थ्रू जाएगी? ये E2 के तहत जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर किसका सिंबल बना रखा है? हीट का सिंबल बना रखा है। और हीट का सिंबल बनाने से आपने ये कंफर्म कर दिया कि एलिमिनेशन आपको करानी है। तो C2H5O माइनस, अगर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से क्या ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। और हाइड्रोजन लेने के बाद प्रोडक्ट क्या बनाएगा? क्या कुछ इसी तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा हमारा? बोलिए। यस सर। यस सर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। और साथ में क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है? हाइड्रोजन और हेलोजनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हुए हैं, दोनों एलिमिनेट हुए हैं। तो इसको हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैकेनिज्म आप सारी पढ़ ही चुके हैं, बस प्रोडक्ट बताते जाइए कि आप क्या करते हैं। RCH2CH2X लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH और उसको हीट दे देते हैं। तो क्या बनेगी जरा बताइए। सर सेम प्रोडक्ट बन। सेम प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा? अब यहाँ पर मैं आपको यस। बेसिकली एल्कोहलिक KOH का काम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किस तरह से बिहेव करता है। अगर क्वेश्चन में एल्कोहलिक KOH लिखा आता है तो आपको क्या करना है? तो एल्कोहलिक KOH है तो साथ में एल्कोहल भी तो कुछ रही होगी। अगर मैंने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप R लिया है तो मैं इसको R-OH से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? R-O माइनस और K प्लस और साथ में H2O। यही बना लेंगे कि नहीं भाई? यस सर। Yes sir. एक आयनिक रिएक्शन है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि RO माइनस आ गया कि नहीं आ गया? और यस RO सर। माइनस किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग बेस। तो कभी भी एल्कोहलिक क्यूएच दे रखा है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है बेसिकली, तो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू आप जाएंगे? E1 या E2? E2। E2। E2 के तहत जाएंगे। E2 में आप क्या कार्बोकैटाइन फॉर्म करते हैं? नो नो सर। सर। तो प्रोडक्ट क्या नो सर। बनेगा? सिंपली RCH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, सीधा एक स्टेप मैकेनिज्म। चलो ठीक है, सर नेक्स्ट बताओ OH जरा। माइनस भी तो बेस की तरह बिहेव कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था, लेकिन आप बताओ RO माइनस और OH माइनस में कौन ज्यादा बेहतर काम करेगा?
RO माइनस। RO बस माइनस। जरा इसको बताना। बताओ जरा क्या बनेगा। यहाँ पर E2H आपने सॉल्वेंट लिया है, हीट करा है, और ETO माइनस आपका बेसिकली क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो आप कौन सा एलिमिनेशन कराएंगे, E1 या E2? E2। E2। कौन सा एल्कीन बनेगा बताइए। ट्रांस एल्कीन। कंफर्म हो? सर एल्काइन बनेगा। यस। देखो देखो, ध्यान से देखो। सर ये कौन सा एंटी पोजीशन प्रोजेक्शन में बोला लाना जाता है? होगा BR को। पहले ये बताओ, ये कौन सी प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर फिशर प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन। अब मैं इसको 100 हॉर्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो 100 हॉर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या तरीका होता है कि ये जो मेरे CH3 हैं, ये कैसे है, ये वाला CH3, ये वाला CH3 कैसे है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। बिहाइंड द प्लेन। तभी इनको किस पे रखा गया है, वर्टिकल लाइन पे। और जो H है और BR है, ये कैसे हैं, टुवर्ड्स द व्यूअर। तभी इनको किस पे रखा गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। बोलो। यस सर। जी सर। तो देखो मैं क्या करने यस सर। वाला हूँ। हाँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं 100 हॉर्स में। तो जो मेरे ग्रुप्स थे, कौन से वाले, वो वाले ग्रुप जो अवे फ्रॉम द व्यूअर थे। और वो कौन कौन से हैं, ये CH3 और ये CH3। इनको मैं लगा देता हूं यहां पर। तो एक बॉन्ड मेरा कैसा रहेगा, इनसाइड द प्लेन, दूसरा कैसा रहेगा, आउटसाइड द प्लेन। एक कैसा रहेगा, इनसाइड द प्लेन, दूसरा कैसा रहेगा, आउटसाइड द प्लेन। अब अंदर कौन रहेगा, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, हाइड्रोजन। यहाँ क्या दिखाई देगा, ब्रोमीन। यहाँ क्या दिखाई देगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार्बन, हाइड्रोजन। और इधर बेटा ब्रोमीन। तो इसका सोर्स कुछ इसी तरह से दिखाई देगा कि नहीं। यस सर। अब आपको क्या पता है, E2 एलिमिनेशन जो होता है वो कैसा एलिमिनेशन है, सिन एलिमिनेशन है कि एंटी एलिमिनेशन है? एंटी। एंटी। एंटी एलिमिनेशन है, एंटी बिल्कुल एलिमिनेशन। सही जवाब। यानी जो मेरा हाइड्रोजन है और जो मेरा ब्रोमीन है, वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट होने एंटी। चाहिए, एंटी होने चाहिए। तो जरा इसको देखो जरा कि ये हाइड्रोजन अगर ये ब्रोमीन में निकाल देता हूं तो मेरा सिस क्या बनेगा। मिलेगा मुझे, कुछ इसी तरह का एल्कीन देखने को मिलेगा कि ये दोनों एक साइड और ये दोनों भी कैसे, इधर हाइड्रोजन इधर ब्रोमीन। तो ये सिस मिल रहा है, ट्रांस मिल रहा है, और जो एल्काइन बोल रहे थे, क्या एल्काइन मिल रहा है? कैसा एल्कीन फॉर्मेशन हुआ? अरे CH3 एक साइड है तो कैसा बनना है, सिस बनना है ना। यस। सर प्रायोरिटी से तो BR का प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम्म। तो क्या कहेंगे फिर, इसको बताओ फिर तुम ही। E कहेंगे। हम्म। अब EZ में चले गए हम। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। तुम एक बार फिर से क्वेश्चन करो, सोई तुम्हें फिर से क्लियर हो जाएगा। लो अगला सवाल लो। CH3 दे रखा है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिर तुम मुझे बताना। फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम दोनों एक साथ बता देंगे। और मैं अब ले लेता हूँ आपका NaNH2, साथ में हीट। अब अगर मैं NaNH2 ले रहा हूँ तो किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है कि सर यहाँ पर NH2 माइनस काम करेगा तो कहीं आप E1CB तो नहीं कराने वाले हैं? तो पहले बताओ कि यहाँ E1CB क्यों नहीं होगी। क्योंकि पुअर लीविंग लिविंग ग्रुप ग्रुप अच्छा। नहीं है। हाँ, पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है, फ्लोरीन वगैरह। तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा किसके तहत, E2 के तहत ही जाना है। तो जरा इसको सॉल्व करो, क्या बताया फिर समझो। इस बार ट्रांस मिलेगा।
और भी कर लो 2-4 लोग। इसका सबसे पहले सोर्स प्रोजेक्शन बनाओ। कैसे बनेगा कि CH3 यहाँ आ गए, एक इसके रिस्पेक्ट में अंदर, दूसरा बाहर। अब इसको देखे विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, ब्रोमीन राइट साइड। तो बस हाइड्रोजन यहाँ रख दो, ब्रोमीन यहाँ रख दो, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ब्रोमीन, यही देखने को मिला। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करने के बाद आप देखो कि आपके H और Br अपोजिट साइड हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जरा देखना, ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन और हाइड्रोजन कैसा है? इनसाइड द तो इसमें अरे उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी। वही हाँ, Br और H आएगा यहाँ पे, यहाँ पर ये लेफ्ट में है ना, तो ये Br और ये H। अब देखो ये दोनों क्या दिख रहे हैं? ये वाला हाइड्रोजन, अगर इसको निकालते को, ये हाइड्रोजन भी इनसाइड द प्लेन, ब्रोमीन भी इनसाइड द प्लेन। अगर इसकी बात करें तो ब्रोमीन आउटसाइड द प्लेन, हाइड्रोजन भी आउटसाइड द प्लेन। तो क्या आप एलिमिनेशन करा पाएंगे? एंटी एलिमिनेशन नहीं करा पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक को रेफरेंस बना के दूसरे वाले को रोटेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? किसी एक को रेफरेंस बना के दूसरे वाले को रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो मैंने इसको रेफरेंस बनाया कि मैं चाहता हूं कि मेरा हाइड्रोजन आउटसाइड द प्लेन रहे, ये वाला, तो ये ब्रोमीन कैसा होना चाहिए? इनसाइड द प्लेन कि आउटसाइड द प्लेन? आप खुद ही सोच के बताओ। इनसाइड। इनसाइड द इनसाइड प्लेन द होना प्लेन। चाहिए। हाँ, तो मैं इसको अब क्या करने वाला हूँ? इनसाइड द प्लेन करने वाला हूँ। कैसे करेंगे देखिए। अब आप सोचो कि आपको करना क्या है, इसको रोटेट करना है। और किस कार्बन के अबाउट करना है? इस कार्बन के अबाउट रोटेट करना है, सच दैट कि ये ब्रोमीन कहाँ चला जाए? पीछे चला जाए। अगर ये ब्रोमीन पीछे चला गया तो हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर। बोलो भाई। और इधर क्या आएगा? CH3। और इस कार्बन को तो आपने रेफरेंस बनाया ही था, तो ये CH3, इससे लगा हुआ ये ब्रोमीन, और इससे लगा हुआ आउटसाइड एक हाइड्रोजन। अब आपको क्या कराना है? एलिमिनेशन कराना है। तो अब आप क्या करेंगे? एंटी एलिमिनेशन कराइए कि ये आउटसाइड, ये इनसाइड, इन दोनों को बाहर निकाल दिया। तो आपकी जो एल्कीन फॉर्मेशन होगी वो कैसी दिखाई देगी कि इस कार्बन से इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर CH3, इधर आ गया आपका ब्रोमीन, और यहाँ क्या आएगा? CH3। तो जो एल्कीन बन रही है वो हमारी किस टाइप की है? ट्रांस एल्कीन फॉर्मेशन होगी। अब ये दोनों सर क्वेश्चन, अब इसको यहाँ पे बेस NH2 माइनस है तो एल्काइन क्यों नहीं बन सकता है? आप एल्काइन बनाओ। एल्काइन कैसे बनाओगे बताओ? मतलब डाई हैलाइड है तो HBr दो बार दोबारा भी रिमूव हो निकाल दे, जाएगा। बिल्कुल कर सकता है, नेक्स्ट स्टेप में कर देगा। सर वैसे ऊपर वाले केस में एल्काइन क्यों नहीं बना, एक बार बता दीजिए। देखो जरा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर अब हम क्या करेंगे? इस H को और इस Br को निकालेंगे तभी बनेगा ना एल्काइन। यस सर। अब इसको देखो जरा, इस वाले में आपने क्या करा था? इन दोनों को निकाल दिया बाहर। अरे, इन दोनों को बाहर निकाल दिया। अब इसकी जो ज्योमेट्री हो गई है वो कैसी हो गई है? टेट्राहेड्रल से कैसी हो गई? प्लेनर हो गई कि नहीं? यस सर। अब एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये। अब आप क्या करेंगे एल्काइन बनाने के लिए? HBr को निकालना है ना आपको, तो ETO माइनस को यहाँ पर लेकर आइए। ETO माइनस का काम क्या रहेगा? H प्लस को निकालना। फिर कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव। किस में कन्वर्ट होगा? अगर एक्सेस में ले लोगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर एल्कीन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो हमारा अभी फंडामेंटल यही है कि हम क्या बनाएं? एल्कीन बनाएं। अगर एक्सेस में ले लेंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा कि वो क्या करेगा कि यहाँ जाएगा, इसको निकाल देगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। यस। तो क्या करना है इस तरह के सवाल में? क्लियर है कि अगर फिशर प्रोजेक्शन दे रखा हो तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लो आसानी के लिए, जिससे दिखना स्टार्ट हो जाए?
100 आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 100 आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, बस हाइड्रोजन और ब्रोमीन को एक दूसरे के अपोजिट लेकर आना है, जिससे आपकी चीजें आसान हो जाए। हमने इस क्वेश्चन में भी यही किया था और ऊपर वाले सवाल में भी यही किया था। और रखने का तरीका क्या है कि जो वर्टिकल लाइन पर हैं वो कैसे हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा, इस वाले को करके बताना जरा। E2 मैकेनिज्म से कराना है, बताओ जरा कैसे करेंगे, फटाफट से बता दो इसको। सर ट्रांस बहुत टनल। आसान। हाँ, क्या करना है सबसे पहले, इसका प्रेशर से 100 आवर्स बना लेते हैं तो कैसा दिखेगा वो, कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पीएच, यहाँ पीएच, एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन। ये CH3H, ये भी CH3H। अरे H लिख दिए, बी आ रहा है भाई, तुम लोग कैसे करा दिए। वही हम भी सोचे थे सर। हाँ वही, मैं भी खुद ही ये सोच रहा हूँ कि कैसे करा दिया, ये कौन लिविंग है ग्रुप है ही साइंटिस्ट। नहीं। वही, कौन है हमारे बीच में साइंटिस्ट। बताओ इसमें, अब बताओ H और Br कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी। अपोजिट। तो क्या एंटी। करेंगे, हाँ, तो इस कार्बन को रेफरेंस बना लेते हैं, यानी ब्रोमीन को बाहर ही रखते हैं, तो हाइड्रोजन हमें कहाँ ले जाना है, पीछे। तो अंदर लेकर ले जाना। जाइए। ये कार्बन तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br, और इसको अगर पीछे लेकर गए तो ऊपर कौन आएगा, CH3, और यहाँ आपका पीछे पहुंच गया कौन, हाइड्रोजन, और बाहर आ जाएगा पीएच। ठीक है भाई, अब किस किस को बाहर निकाल दो। सर एंटी बनेगा, आई मीन ट्रांस इनको, बनेगा। हाँ, इसको बाहर निकाल दो। प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपकी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब अच्छा ये बताओ, इतन कुछ पढ़ने के बाद E1 E2 कहाँ क्या कराना है, कुछ आइडिया लग रहा है। यस। यस सर। यस सर। चलो, तो आइडिया लग रहा है तो जरा ये वाला क्वेश्चन करके बताना जरा। बताओ भाई, पहले तो मैकेनिज्म बताओ, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा। हीट कर रहे हैं तो ये तो E1 कंफर्म है, होगा, एलिमिनेशन होगा। क्यों है E1 होगा, सर E2 कार्बोकैटायन। होगा क्यों। न्यूट्रल है हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल। बेटा ये जो हमने लिया है ना ETOH, हम इसको एज अ सॉल्वेंट ही लिए हैं, और हम लोग E1 में क्या लेते थे, खाली सॉल्वेंट लेते थे, याद आ रहा है, बाहर से यस कोई भी सर। बेस ऐड नहीं करते थे। इसलिए यहाँ जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा मैकेनिज्म होगा, E1 मैकेनिज्म होगा। और E1 मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप निकलता एलिमिनेट है। होता है। तो यहाँ से जब निकलेगा तो क्या बनेगा, यही बनने वाला है। और ये बनने के बाद ये बेसिकली क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की चाहत क्या रहती है कि वो किस में आ जाए, अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाए। तो जब भी यस। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो तो आप ये देखो कि कुछ भी करके क्या मैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। तो आप देखो जरा, यस क्या सर, आप इसकी मिथाइल शिफ्ट। स्टेबिलिटी मिथाइल। इंक्रीज कर सकते हैं।
बिल्कुल। आप क्या करते हैं, 1 to मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए। वन टू मिथाइल शिफ्ट करेंगे, जैसे कि उठाकर आपने क्या करा, इस मिथाइल को ले जाकर यहाँ लगा दिए, तो आपका स्पीसीज किस तरह से दिखेगा, CH3। इस कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो CH3 माइनस बन के चला गया है। यहाँ पर CH और इससे जुड़े हुए 2 CH3। अब ये कार्बोकैटाइन और ये कार्बोकैटाइन में आपसे पूछे कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नीचे वाला। रीजन क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फाइड। हाँ। अब जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन आपका फॉर्म हो गया, अगला काम आप क्या करेंगे फिर? बगल में से हाइड्रोजन। H बिल्कुल। तो कराइए, कौन सा एल्कीन फॉर्म होगा उसके बाद बताइए फिर। पड़ोस वाले से क्या निकाल देना है? हाइड्रोजन निकाल देना। ठीक है, यही यस प्रोडक्ट सर। फॉर्म होगा। चलो ठीक है। यस सर। अगर यही सवाल लेता मैं, मतलब मैं अगर क्वेश्चन सेम रखूं, यानी अपना सबस्ट्रेट सेम रखूं, और अब मैं क्या कर दूं कि यहाँ पर मैंने क्या लिया था, ETOH और हीट कराई थी। अब सेकंड स्टेप में मैं आपसे यही पूछूं, भाई ये बताइए, ETO माइनस ले लो और साथ में सेम ETOH और हीट करा दो। अब कौन सा मैकेनिज्म होगा इस रिएक्शन का? E2। E2 होगा। अब E1 और E2 का कुछ फंडामेंटल आ रहा है दिमाग में कि यहाँ पर ETOH जो था वो एज अ सॉल्वेंट था और वही बेस का भी काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब कौन काम करेगा? ETO माइनस काम करेगा। और फिर मतलब होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? 1 में ब्यूटी है, अब 13 बन गया। बीटा हाइड्रोजन, मतलब बीटा कार्बन से आपको क्या निकालनी है? हाइड्रोजन निकालनी है। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। तो इस वाले बीटा कार्बन पे क्या कोई भी हाइड्रोजन है? नहीं सर। है कि नहीं बताओ? नो सर। नो। तो फिर कहाँ से निकलेगी? नहीं इसी है से ही सर। निकलेगी, इसी से ही निकलेगी ना फिर। यस सर। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CH3C, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हम पढ़े अभी तक, ये किसके एग्जाम्पल थे? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के एग्जाम्पल थे। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और हेलोजन आप दोनों को ही क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब आपको पढ़ना है डीहेलोजिनेशन। अब यहाँ पर इसका नाम पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि आप क्या निकाल रहे होंगे? हेलोजन। हेलोजेंस निकाल रहे होंगे। हेलोजन। तो वो पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों को जानना जरूरी है। वो चीजें क्या है समझिए। हम लोग यहाँ पर डाई हेलाइड्स की बात करें, और बेसिकली हमारे पास 3 तरह की डाई हेलाइड्स होती हैं। अब ऑल दो ये आप किस में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन पर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये संग संग आपकी स्टडी किसकी चल रही है? कौन से चैप्टर की बात चल रही है यहाँ पर? सारी की सारी अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हाइड्राइड की बात चल रही है। ये सारी चीजें आपको वहां भी पढ़नी है। तो ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती है। जेमिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड्स, और तीसरा निकल कर आता है आपका पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड्स। क्या आप जानते हैं ये क्या होती हैं? कभी नाम सुने हो? यस सर। ठीक। तो अगर एक ही कार्बन से 2 हेलोजेंस लगे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहेलाइड, और इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेम से। दो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स पे अगर हेलोजेंस लगी हुई हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? विसिनल डाइहेलाइड, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विस से। और थर्ड आ गई पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड्स। तो इसके अंदर बेटा क्या होता है
कि इसके अंदर जो हेलोजन्स लगी होंगी वो आइदर एक या एक कार्बन छोड़ के लगी होंगी। समझे? तो ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है, यानी एक कार्बन या एक कार्बन छोड़ के, यानी एक CH2 का डिफरेंस रहेगा। तो जेमिनल डाइहैलाइड में आप क्या देख रहे हैं, दोनों की दोनों हेलोजन्स एक ही कार्बन पर लगी हुई हैं। विसिनल डाइहैलाइड में क्या देख रहे हैं आप, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे लगी हुई हैं। और पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स में आप क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन छोड़कर, बीच वाला एक कार्बन छोड़कर दो हेलोजन्स लगी हुई हैं। तो ये 3 कैटेगरी की डाइहैलाइड्स आपको पढ़नी है बेसिकली, और इन्हीं के अंदर अब रिएक्शन वगैरह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। अब बेसिकली हमारा पर्पस अभी भी आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उससे भटकना नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। याद है या भूल गए, क्या पढ़ रहे हैं बताना जरा। प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो मैं अब इन डी हेलोजिनेशन के प्रोसेस से, यानी इन डाइहैलाइड से बनाने की क्या कोशिश करूंगा, एल्कीन को बनाने की कोशिश करूंगा। तो एल्कीन को बनाने के लिए हम लोग दो रीजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं वो दो रीजेंट्स, पहला होता है जिंक, और उसके साथ आप हीट कर दीजिए। सेकंड होता है NaI और एसीटोन। अब ये NaI और एसीटोन पे तो 50 सवाल आपको देखने को मिलेगा। समझे? तो अब मैकेनिज्म समझते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है दुनिया में। तो एक विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल लेते हैं। विसिनल डाइहैलाइड कौन सी बताओ जरा, जेमिनल में दोनों एक ही कार्बन पे, विसिनल में क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे। कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे, बिल्कुल सही। तो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे दो हेलोजेंस लगे हुए हैं आपके पास, और आप क्या कराते हो, इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, जिंक और हीट के साथ। अब जैसे ही जिंक को हीट करोगे, जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? अब ये भी थोड़ा सोच के बताओ कि ये हेलोजन लगा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, तो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करे होंगे, यानी हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी कि नहीं। यस यस सर। तो हेलोजेंस की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रही होगी तो हेलोजेंस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव। इस कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव, इस कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव। अब होगा क्या, थोड़ा ध्यान से समझना, कि आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि ये कार्बन है जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जाकर इस पॉजिटिव सेंटर से जाके अटैच होंगे। यस सर। बिल्कुल होंगे। और जब जाके इस पॉजिटिव सेंटर से अटैच होंगे, तो जो स्पीसीज फॉर्म होगी वो किस तरह से दिखती होगी, कि कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, ये जाके इससे अटैच हुए, और हेलोजन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो वो छोड़ के चला जाएगा इसको। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बताओ। भाई इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो कैसा चार्ज आया, माइनस आएगा। नेगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ कौन प्रेजेंट है साथ में, ये नहीं दिख रहा, कौन है पॉजिटिव चार्ज लेके कौन बैठा हुआ है, Zn और Zn पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, plus दो। +2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है। और मेरा जो कार्बन पे है उस पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये आके Zn इससे जुड़ता भी है, तो Zn पे क्या 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फिर भी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बात बताइए। yes sir. बचेगा सर। बचेगा ना। तो देखो होता क्या है कि CH2X, और इससे आके कौन जुड़ेगा, CH2 से जिंक आके जुड़ेगा, और जिंक पे कितना चार्ज होगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये जो हेलोजन है आपकी, कौन सी वाली, ये वाली हेलोजन, ये कैसे निकली होगी, X माइनस के फॉर्म में निकली होगी कि नहीं बेटा। यस सर। तो ये हेलोजन X माइनस के फॉर्म में निकली, और मेरे Zn पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज अभी बचा हुआ है, तो इससे जाके कौन अटैच हो जाएगा, हेलोजन अटैच हो जाएगी। बात समझे, लग रहा है समझे नहीं। देखो क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स आए, समझ गए ये सर। पॉजिटिव सेंटर था, यहाँ से हेलोजन्स निकल गई, हेलोजन निकल गए तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन
के पास कौन आने की कोशिश कर रहा है, जिंक आ रहा है, जिंक आ रहा है तो एक यूनिट चार्ज फिर भी रह जा रहा है, तो वो किसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है, हेलोजन के साथ बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, अब मुझे अगला सवाल ये बताओ कि कार्बन और जिंक में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। कार्बन। कार्बन की ज्यादा कार्बन। रहेगी, बिल्कुल। तो कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और जिंक के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं रहेगा, अच्छा खासा आएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा किसकी तरफ, इसकी तरफ, और फाइनली आपका जो एक्स है वो किसकी तरह की निकलेगा, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकलेगा। जब ये कहानी हुई तो आपको जो स्पीसीज देखने को मिल रही है वो क्या निकल कर आई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से निकला कौन, ZnX। किस फॉर्म में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके, और इधर से कौन निकला है, X माइनस। तो ये दोनों जोड़ के क्या बनाएंगे, ZnX2 बनाएंगे। भाई समझे कि नहीं समझे, विसिनल डाइहैलाइड में किस तरह से एलिमिनेशन हो रहा है, दोनों की दोनों हेलोजन निकलकर क्या बना दे यस रही हैं सर। आपकी, एल्कीन बना दे रही हैं। क्लियर है। यस। चलो इसको बताओ फिर, कि अगर आप जिंक ले लेते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर कौन सा एलिमिनेशन होगा, इथीन। क्या फॉर्म होगा, बस। और साथ में क्या बनेगा, ZnX2 बनेगा। समझे भाई, विसिनल डाइहैलाइड के केस में जिंक किस तरह से काम कर रहा है। यस सर। यस। अब हम ले लेते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। और समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैंने जिंक के साथ उसकी रिएक्शन कराई तो होता क्या है एग्जैक्टली उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं इसको, इससे जुड़े हुए दो हैलोजेंस, और इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं किसके साथ, जिंक के साथ, और उसको कर देता हूं हीट। तो जरा पिछला मैकेनिज्म को दिमाग में रखते हुए आप मुझे कुछ सजेस्ट करिए कि क्या होने वाला है। बताइए भाई कुछ, क्या होगा, होगा तो सेम ही, Zn 2 प्लस में कन्वर्ट हो। Zn 2 प्लस में कन्वर्ट होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा, फिर वो दो इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ ऐड हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, एक हेलोजन क्या होगा, निकल जाएगा। इसी तरह का स्पीसीज फॉर्म हो रहा है। देखो यही स्टेट आ जाएगी, कौन सी वाली, इस तरह की कुछ हमें स्टेट देखने को मिलेगी, और वो कैसी दिखती सर होगी, RCS डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। RCH2 सिंगल बॉन्ड CH, इससे लगा हुआ ZnX, और यहाँ पर X। अब ये जो आपका अल्फा कार्बन है, और या फिर इस जिंक की बात करें, इसमें फिर से वही देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आपका जो स्पीसीज फॉर्म हो रहा है वो इसी तरह से दिखाई देगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ फटाफट से पहले। ठीक है ना ये, अब पता है क्या होता है, अब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो था वो अगर आपने एक्सेस में लिया होता, यानी तो आपका कुछ वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस तरह से दिखाई देता, और इस पे चार्ज होता डेल्टा नेगेटिव, और इस पे चार्ज होता कैसा, डेल्टा पॉजिटिव। अब मैं इन दोनों कार्बन को रेफरेंस ले रहा हूँ, देखो जरा इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देख पा रहे हो कि नहीं, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और ये आपका प्रोडक्ट, मतलब ये मॉलिक्यूल आपका, कुछ मॉलिक्यूल्स इस स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब होगा क्या, आप कुछ गैस कर पा रहे हैं क्या होगा, दोनों दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव वाले के साथ जाके क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। अब जब रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा बेटा
कि ये जो बॉन्ड है कौन सा वाला, ZnX वाला, ये क्या हो गया है, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक हो गया है। यानी कि इस पे ये ZnX प्लस चार्ज लेके निकल गया और इस पे कार्बन पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, और जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया इसने अटैक कर दिया किसके ऊपर, अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कैसा चार्ज था, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था। तो ये जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड, ये कैसा है, एक वीक पोलर बॉन्ड है जो कैसे ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ब्रेक हो जाएगा, जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। तो अब जब ये कहानी होगी तो हमें प्रोडक्ट क्या फिर देखने को मिलेगा, जरा बताओ, ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, जरा देखना। विसिनल डाइहलाइड। RCH2CH, देखो ये R, ये CH2, ये CH, इस CH से जुड़ा हुआ ये CH, और उसके बाद ये CH2 और R, फिर ये CH2 और उससे जुड़ा हुआ R। अब इस CH पे कौन लगा हुआ है, एक X लगा हुआ है, एक हेलोजन दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ एक Yes. हेलोजन, एक यहाँ हेलोजन। तो भाई इस वाले केस में क्या देखा था आपने, कि जैसे ही ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हुआ, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, इसने पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक कर दिया, और जैसे ही इसने पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक किया, हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। तो यहाँ से ZnX निकला और उधर से कौन निकला है, X निकला है। तो आपका जो स्पीसीज दूसरा वाला फॉर्म हो रहा होगा उसका नाम क्या है, ZnX2। समझे बेटा। आप जरा ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर्म होकर आ रहा है मेरा ये वाला, इसमें कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे क्या है, दो हेलोजेंस हैं, और जब कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे दो हेलोजेंस आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाई। उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या करता है, कैसे करता है, वो सारी कहानियां हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कहाँ बता चुके हैं, इससे पहले वाले केस में यही तो देखे थे कि विसिनल डाइहैलाइड के केस में क्या होता है, कि फिर से क्या होगा, फिर से यही होगा कि X कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पार्शियल पॉजिटिव पे चार्ज करेंगे, यहाँ से X निकल जाएगा, ये कार्बन एनाइन बनेगा, फिर Zn2+ की फॉर्म में आएगा, इससे अटैच होगा, फिर ZnX, RMGX टाइप का कुछ एक स्पीसीज, अगर उससे अगर रिलेट करना चाहते हो तो वैसे कर लो। तो ZnX बना, और ये ZnX और ये कार्बन कैसा है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक करेगा और यहाँ से हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो अब यही सेम कहानी मैं कहाँ लगाने वाला हूँ, अपने इस विसिनल डाइहैलाइड में लगाने वाला हूँ। तो अगर आप सेम स्टोरी अपने इस विसिनल डाइहैलाइड में लगाएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, कि आपके दोनों एक्स निकल चुके हैं। तो फाइनली आपका बेसिकली बन क्या रहा है, एक एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है। समझे भाई कि नहीं समझे, यहाँ से क्या बना, एल्कीन बना। और कैसे बना होगा, क्लियर है ना, कि Zn आएगा किसके पास, मतलब अगर इसको ही पकड़ो तो यहाँ पर कैसा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, इसके साथ ऐड हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद ये कार्बन एनाइन बना, कार्बन एनाइन बना तो फिर क्या होगा, इससे आके कौन जुड़ेगा, ZnX आके जुड़ जाएगा, और ZnX आके जुड़ा, देखो फिर क्या होता है, ZnX आके जुड़ा तो ये बॉन्ड कैसा है, एक पोलर बॉन्ड है जो ब्रेक होगा किसकी तरफ, इसकी तरफ, और यहाँ पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स, X एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। तो सेम कहानी आपने यहाँ भी कर दी। तो बेसिकली फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी क्या हो गई, एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। तो जेमिनल डाइहैलाइड से पहले क्या बनता है, विसिनल डाइहैलाइड, और विसिनल डाइहैलाइड से फिर आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। अब इस प्रोसेस को मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से आपको। जैसे कि सपोज करो क्या स्पीसीज दे रखी थी, ये स्पीसीज दे रखी थी। अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा करके लिख लो। ठीक है। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब अपने को क्या करना है, इनको रिएक्ट कराते वक्त जिंक लेना है, क्योंकि जिंक हमारा रिएक्टेंट स्पीसीज था। अब दो मॉलिक्यूल ले रहे हो तो इसलिए क्या ले लेना,
2 मोल्स ऑफ जिंक ले लेना। अब 2 मोल्स ऑफ जिंक लेने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, इसमें से ZnH2 निकाल देना बाहर। कैसे निकालोगे? 2H2 यहां से गए, 2H2 यहां से गए, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनकर आया वो कैसा दिखेगा? RCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 R, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें से आपको क्या निकाल देना है, माइनस कर देना है किसको, ZnH2 को, और कितना, 2 मोल्स। तो क्वेश्चन के लिए क्या करना है, ठीक है भाई कि नहीं? बोलो बेटा जी। ठीक। yes, sir. नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला सिनेरियो आपका, थर्ड वाला कौन था? पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। अब इसके केस में क्या करते हैं, आपको दे रखी है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। इसका मतलब क्या है कि एक CH2 छोड़कर, या एक से ज्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो उसका मतलब हुआ एक या एक से ज्यादा छोड़कर आपको क्या लगाना है, कार्बन पर हैलोजन लगाना है। तो एक आपका ये पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड का एग्जांपल है। और इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग फिर से जिंक और हीट देने वाले हैं। अब आप इतनी पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा अंदाजा लगा के बताइए कि चीजें किस तरह से होंगी, क्या हुआ होगा एग्जैक्टली, कुछ आइडिया लगा के बताइए, क्योंकि कुछ अलग नहीं हो रहा है, यहाँ भी ZN2 प्लस सेम ही। किसी एक एक्स में करके जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। क्या होने वाला है पहले तो ये बताओ, यहाँ से ये स्टेट बनाने में किसी को दिक्कत होगी कि CH2 और CH2 से जुड़ गया कौन आके, X निकल के ZnX जुड़ गया, यहाँ पर कार्बन एनाइन बना था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव की वजह से, याद आ रहा है ना, यहाँ पर डेल्टा कैसा था, डेल्टा पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पर कार्बन एनाइन बना, ZnX आके जुड़ा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो पहुंच जाओगे ना। अब ये वाला जो बॉन्ड है मेरा, इसमें कार्बन और जिंक में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, कार्बन की। तो कार्बन पे सर्टेनली कैसा चार्ज रहा होगा, डेल्टा नेगेटिव। और ये ने बॉन्ड का नेचर भी कैसा है, पोलर है और वीक भी है साथ में। तो इसकी टेंडेंसी है क्या करने की, ब्रेक होने की। बात समझ में आ रही है? और साथ में ही बेटा एक ऐसा भी बैठा हुआ है कार्बन, जो अटैच है किसके साथ, इस हेलोजन के साथ अटैच है। वो क्या कर सकता है, मतलब उसके ऊपर क्या है, बेसिकली उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास दो ऐसे सेंटर हैं जिनके ऊपर कैसे चार्जेस हैं, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब बताओ इस पर्टिकुलर केस ऑफ सिनेरियो में होगा क्या। क्या मैं जो कहने जा रहा हूँ वो समझो, कि ये वाला पोलर बॉन्ड है तो ये ब्रेक होगा, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जाके किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव वाले पे। और यहाँ हेलोजन्स है तो ये किसकी तरह निकल जाएगी, एक लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? यस। Yes. तो क्या आपको एक 3 मेंबर्ड रिंग बनती हुई दिख रही है? यस। और साथ में क्या निकला, ZnH2। तो पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड के केस में आपको क्या नहीं देखने को मिला, एल्कीन फॉर्मेशन नहीं हुआ। बट आपका जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड के केस में जब आपने जिंक और हीट करा था, उसे मतलब रिएक्शन कराई थी, तो बेसिकली क्या हो रहा था, एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा था। तो डीहेलोजिनेशन इन जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड एंड पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड किस तरह से करते हैं, क्लियर है? यस। अब हम डीहेलोजिनेशन अपने सेकंड रीजेंट की मदद से समझते हैं। क्या था हमारा सेकंड रीजेंट, यूजिंग NaIN। सर इसमें एसिटो, हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे तब होगा? किसमें बेटा? से पहला वाला में जो अभी बता रहे थे। कौन सा वाला, ये वाला? ये ये, यस सर। तो इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट हम क्यों कराएंगे, रीजन बताओ। सर एल्किन बनाने के लिए। नहीं होगा। क्यों? हमेशा आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा फेवर करती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन ड्यू टू द एंट्रोपी फैक्टर।
यस सर। अब NaI और एसीटोन आपने लिया है, जिसमें एसीटोन क्या रहा होगा जरा ये बताना, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा होगा। और एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है ये बताओ। ए प्रोटीन। ए प्रोटेक सॉल्वेंट है ना। कैसा सॉल्वेंट है? पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट है। पोलर ए प्रोटेक्ट। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल और पूछता हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, कि जरा ये बताना NaI के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? आयनिक। नहीं सोच के बताओ। इसके अंदर बहुत कोवैलेंट कम आयनिक कैरेक्टर कैरेक्टर है, मतलब इसके अंदर बहुत कम आयनिक कैरेक्टर होगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। Na+ बहुत छोटा है, I- बहुत बड़ा है, वो उसको पोलराइज करेगा। यानी कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट आप लगाते रहना। केमिकल बॉन्डिंग के कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, और अगर इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है, तो ये क्या एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा जैसे कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, होगा कि नहीं? खुद बताओ। नहीं। नहीं होगा। यही रीजन है कि हम एसीटोन एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। अगर हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया ना, तो जो तुम्हारा NaI है वो जाके नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है। आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होने की वजह से इसको जो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है, ना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैंने एसीटोन की जगह अगर वाटर यूज किया होता तो ये डिसॉल्व ही ना होता, ये क्या करता, नीचे जाके सेटल हो जाता, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता। तो NaI एसीटोन में आपको क्या समझना है? पहली बात तो कि एसीटोन आपने यूज ही क्यों किया एज अ सॉल्वेंट, बिकॉज इट इज अ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है किसी के लिए, विसिनल डाइहैलाइड के लिए काम करेगा। ठीक है। अब जरा देखो, विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल लेते हैं। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है कि कॉन्सिक्यूटिव कार्बन पे क्या होने चाहिए? हेलोजन ग्रुप। तो हाइड्रोजन। आपको दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर sp3 ज्योमेट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल, जिसके अंदर क्या होगा, दो बॉन्ड एक प्लेन में रहेंगे, एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन। अब NaI में आपका जो I- है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? इस ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। किसके साथ? इस ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो पता है क्या होता है? ये बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से याद करो, E2 वाली बात चल रही है। वहां पर ऑल दो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होता था, तो इसका सिग्मा स्टार इसके जस्ट पीछे खाली होगा कि नहीं? बताओ। यस सर। किसका सिग्मा है ये अगर ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसके जस्ट पीछे कौन खाली है? इसका सिग्मा स्टार खाली है। तो जब I- इस ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अगला काम क्या करेगा? अपने ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा? सिग्मा स्टार के अंदर ट्रांसफर कर देगा। और जैसे ही सिग्मा स्टार के अंदर ट्रांसफर करेगा, तो आप मुझे ये बताना कि ये वाली जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? टूट टूटना स्टार्ट हो जाएगी। बस, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही ये ब्रेक होना स्टार्ट हो रही है तो एज सिमिलर टू E2 मैकेनिज्म आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, और जो सेम साइड थे वो सेम साइड रहेंगे। यानी कि ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा वाला, जो इनसाइड द प्लेन था, उसको आपको क्या करना है? एक साइड रखना है। इनसाइड द प्लेन वाले एक साइड, आउटसाइड द प्लेन वाले एक साइड। ऑल दो यहाँ पर सभी हाइड्रोजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको क्या मिल गया? एल्कीन मिल गई। अब लेकिन इसके संग संग ये बताओ जरा, और बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे? यहाँ ने आई ने IBR। किसके साथ रिएक्ट करा है? ब्रोमीन के साथ, तो IBr मिला।
अब यहाँ से ये किसके फॉर्म में निकला था, Br माइनस के फॉर्म में निकला था, और मेरे पास कौन है Br minus सॉल्यूशन के अंदर, Na प्लस है, Na प्लस है, NaBr तो ये दोनों तो आपस में रिएक्ट करके ये क्या बना लेंगे, NaBr बना लेंगे। तो NaI और एसीटोन का जो एलिमिनेशन होता है वो कैसा एलिमिनेशन है, सिन एलिमिनेशन है कि एंटी एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन। anti elimination। ठीक है भाई। अब जरा ये बताओ, अब मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूँ, ये अगर आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, तो यहाँ से जो एलिमिनेशन हो रहा है उस एलिमिनेशन का आप क्या नाम देंगे, बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं उसे, बोल सकते हो कि नहीं, हाँ जी बोल सकते हैं बेटा, यस सर। ठीक है। अब जरा इस पर लौट के आओ जो आपने स्टार्ट किया था जहां से, ये वाला, यहाँ पे दोनों के दोनों अगर जो हेलोजन है वो किससे अटैच है, अल्फा कार्बन से, Yes। और दोनों के दोनों हेलोजन किससे निकले हैं, अल्फा, अल्फा कार्बन से। तो इस तरह के एलिमिनेशन को क्या मैं अल्फा एलिमिनेशन बोल सकता हूँ, यस सर। क्यों भाई, इसको अल्फा बोल दिया, उसको बीटा बोल दिया। अब जरा इसको देखना, तीसरे वाले को, इससे जुड़ा हुआ ये क्या है, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूँ तो ये मेरा क्या कहलाएगा, बीटा, और ये मेरा क्या कहलाएगा, गामा। तो इस तरह के एलिमिनेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, गामा एलिमिनेशन बोल सकता हूँ। और सोचो, अगर एक कार्बन और लगा देते यहाँ पर CH2 और उससे जुड़ा हुआ X होता तो उसको क्या बोलते, डेल्टा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो आपने, जब हमने हेडिंग लिखाई थी अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, तो बेसिकली वो समझ में आ रहा है क्या था, यस सर। तो बीटा एलिमिनेशन के कितने टाइप हो सकते थे, वही E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म। ये बेसिकली एलिमिनेशन जो एंटी एलिमिनेशन हुआ है अभी, कौन सा वाला एलिमिनेशन है, E2 टाइप का ही है ना। यस सर। चलो ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, ये बताइए CH2 और दोनों से लगा हुआ है Br, और आपने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, NaI और एसीटोन के साथ, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथीन। इथीन बनेगा। ठीक है। चलो फिर से आपका, अरे नेक्स्ट देखो, CH3, CH3, HBr, HBr, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, NaI और एसीटोन के साथ। जरा बताना क्या बनेगा, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लो, सोर्स। और फिर क्या करना है, दोनों ब्रोमीन को एंटी। एक दूसरे के अपोजिट एंटी करो। रखना है। हम्म, करो। कुछ इसी तरह से दिखेगा। अब ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन कैसे हैं, आउटसाइड दी प्लेन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करके ले जाओ पीछे, इसको रेफरेंस बना लो, इस वाले को रेफरेंस बना के इसको रोटेट करो सच दैट ब्रोमीन आपका पीछे चला जाए, बनाओ।
अब अगले स्टेप में क्या करा देंगे? हाइड्रोजन और ब्रोमीन। दोनों ब्रोमीन्स को निकाल दो। क्या फॉर्म होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसी एल्कीन बन रही है? ट्रांस। ट्रांस। ठीक है भाई, किस तरह से हुआ है, कर पाओगे कि नहीं? यस सर। चलो इसी को ही रिवर्स कर देते हैं, जरा करके बताओ इसको भी। sin क्या करना है? सबसे पहले इसका सोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें कुछ करने की जरूरत है हमें, या पहले से ही हो रखा है सब कुछ? यानी कि ये जो ब्रोमीन है यस। पहले से ही कैसे है, दूसरे के अपोजिट है, एंटी है, बस इनको निकाल दो, एल्कीन फॉर्मेशन कर लो। जरा इसको करना। बताना इसको जरा। बेंजीन। गी आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, इन दोनों को निकाल दो। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किए हम लोग। तो क्या बनना है? अच्छा ये तो तुम कर लिए, अब जरा ये बताना इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? रीजन? no reaction वो रीजन बताओ। क्लोरीन और हाइड्रोजन एक ही तरफ है। कहाँ एक ही तरफ है? सर क्लोरीन और हाइड्रोजन मतलब सेम साइड हो जाएगा तो, और भैया अल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH आपने अगर लिया है, एल्कोहल और KOH तो बेस की तरह काम करेगा, तो मैकेनिज्म कौन सा होगा जिसको हम फॉलो कराएंगे? E2 E2 मैकेनिज्म होगा ना। और E2 E2 मैकेनिज्म अगर आप फॉलो करा रहे हैं तो E2 मैकेनिज्म में क्या होना चाहिए था? hydrogen और living group एक साइड different side सेम साइड की अपोजिट साइड? opposite अपोजिट साइड। अपोजिट opposite साइड होने चाहिए थे। तो लेकिन अगर इस कार्बन पर अगर आप हाइड्रोजन देखोगे वो कैसा दिखेगा आपको? आउटसाइड द प्लेन। इस पर भी देखोगे तो कैसा दिखेगा? आउटसाइड द प्लेन। तो ये H और Cl तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। प्रोडक्ट बनने के लिए हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए था? इनसाइड द प्लेन होना चाहिए था। या तो ये होता या ये होता, तो दोनों में से ही कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। Therefore we will write that there is no reaction taking place। अब जरा इसको बताना। अब बताना जरा, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ NaI और एसीटोन के साथ तो क्या होगा? no reaction कोई नो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन। रीजन इज कि क्लोरीन क्या है, सारे के सारे आउटसाइड द प्लेन, और निकलने के लिए कैसे होना चाहिए था? एक एंटी। आउटसाइड और एक एंड इनसाइड।
हाँ, सेम लाइन पे अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, अब क्या प्रोडक्ट बन सकता है? बेंजीन। बेंजीन। और अल्टरनेट बेंजीन पोजीशन पे ठीक। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्लियर है? यस सर। चलो आगे देखो, टाइम कितना हो गया, 11 बजने वाला है। यहीं तक रखें क्या फिर आज? ठीक है, फिर आज यहीं रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, 3rd नंबर की, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये क्या चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करके भी आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के भी एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी याद रखना कि जो आपकी कोप एलिमिनेशन हो गई, ये भी सब क्या है, एल्कीन की प्रिपरेशन के टाइप्स ही हैं बेसिकली। जो EI मैकेनिज्म में मैंने आपको 2 चीजें लिखाई थी, उसके अंदर भी देखो क्या है, बन रही है आपकी एल्कीन ही फॉर्म हुई थी। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर से भी फाइनली आपने क्या बनाई थी, एल्कीन बनाई थी, सिन एलिमिनेशन के थ्रू। कोप एलिमिनेशन से भी आपने क्या बनाई थी, एल्कीन बनाई थी, किसके थ्रू, सिन एलिमिनेशन के थ्रू। तो ऑल्दो हम यहाँ पर इनको मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपका क्या है, एल्कीन की प्रिपरेशन का पार्ट है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। उसका मतलब क्या है कि एल्कोहल्स में से हम क्या निकाल दें, H2O। डिहाइड्रेशन का H2O। मतलब H2O निकाल दें, तो हमारी क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। और बेटा पता है, हम लोग एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये देखेंगे कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो ये इस तरह की बात है कि एल्कोहल से आपने क्या निकाला, H2O निकाल दिया तो एल्कीन बन गया, और एल्कीन में अगर H2O ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे चीजें होंगी, हम वो एनालिसिस भी करेंगे। तो दोनों तरह से रिएक्शन चलेगी। तो यानी कि आप इस तरह से समझिए इसको कि आप साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन भी पढ़ रहे हैं, और एल्कोहल चैप्टर की 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आती हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, तो ये सारी रिएक्शन भी हम लोग इसी के अंदर ही पढ़ेंगे, जो आपका फेज 4 में आपको फिर से देखने को मिलेंगी। अब ईस्टर चैप्टर में आपको पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़ाई जाएगी, तब आपको याद आनी चाहिए कि हाँ हम इसको पहले भी कहीं देख चुके हैं। तो ऑर्गेनिक इज हाईली इंटरकनेक्टेड। चलिए आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं 9 बजे, इसको खत्म करते थैंक हैं यू तो थैंक फिर यू सर। सर। आगे का कुछ हो। ओके, थैंक ये यू। नोट्स। ये वाले नोट्स, यस। चलो देखते हैं, भेज देंगे। थैंक यू सर। सर। ओके, थैंक थैंक यू यू। बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।